गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मस्ती में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आरसीसी स्टार्ट कर चुके हैं। आरसीसी का ये पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन के लिए। और सबसे पहले हम सीधे देखेंगे कि सीमेंट कंक्रीट के बारे में। सीमेंट कंक्रीट जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है आपकी जो सीमेंट कंक्रीट होती है वो होती है सादा सीमेंट कंक्रीट। और उसके बाद सेकेंड जो होती है आपकी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम शॉर्टकट में आरसीसी कहते हैं और इसको हम जो है कि पीसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सीमेंट कंक्रीट आपकी दो प्रकार की होती है, पीसीसी और आरसीसी। तो दोनों का हम जो है कि बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हमें पढ़ना है आरसीसी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सादा सीमेंट कंक्रीट क्या होती है। तो जो सादा सीमेंट कंक्रीट होती है बंधक पदार्थ में यानी बाइंडिंग मटेरियल्स, जैसे आपका सीमेंट होता है, चूना होता है। तो यहाँ पे हम सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो सीमेंट लेंगे बाइंडिंग मटेरियल के रूप में। कुछ निष्क्रिय पदार्थों जैसे आपका होता है फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स को उचित अनुपात में मिलाकर तथा पानी की आवश्यक मात्रा डालकर जो सुगट्टे पेस्ट बनाया जाता है उसको कंक्रीट कहते हैं। तो सादा सीमेंट कंक्रीट जो होती है उसमें रिइंफोर्समेंट का यूज नहीं किया जाता है। रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है आपका यानी बार यानी सरिया, जिसको सरिया बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं छड़। तो इसका अगर आप जो है कि सादा सीमेंट कंक्रीट में यूज नहीं करेंगे तो ये आपकी सादा सीमेंट कंक्रीट रहेगी, और जब इसका प्रयोग कर देंगे हम तो उसको हम कहते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट उसको बोलते हैं, जब हम सरिया का यूज कर देंगे। ठीक है, तो क्यों सरिया का यूज किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो सादा सीमेंट कंक्रीट होती है ना, सादा सीमेंट कंक्रीट की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो ये जो सादा सीमेंट कंक्रीट होती है उसकी तनन में जो सामर्थ्य होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तनन में उसकी सामर्थ्य बहुत कम होती है। सादा सीमेंट कंक्रीट जो होती है उसकी संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है, बहुत अधिक होती है। मान लो ये मेरी सादा सीमेंट कंक्रीट है, ये मेरी सादा सीमेंट कंक्रीट है, उसके ऊपर हमने लोड लगाया, ये जो है कि अवभूमि पे रखा है या नीचे इसके सपोर्ट है, तो इसकी जो संपीड़न सामर्थ्य होती है, जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन बात करी जाए तनन की सामर्थ्य की, तो तनन सामर्थ्य इसकी बहुत कम होती है, 10 से 15%। संपीड़न सामर्थ्य की 10 से 15% ही जो है कि इसकी तनन सामर्थ्य देखने को मिलती है। इसलिए इसका यूज जो होता है जहाँ पे संपीड़न सामर्थ्य ज़्यादा आती है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जैसे आपका भवनों की नींव में, फर्श स्तंभ में, सड़क पे और भारत सहित बांधों के लिए जहाँ केवल क्या होता है संपीड़न प्रतिबल उपजते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो सादा सीमेंट जो कंक्रीट होती है उसका उपयोग हम बीम के लिए नहीं करते हैं। यदि सादा सीमेंट कंक्रीट जो है अगर इसका प्रयोग हम बीम बनाने में करते हैं तो बीम पे क्या होता है, ऊपर से फोर्सेस आते हैं। तो ये फोर्स जो होता है, ऊपर से जो फोर्स आता है वह जो है कि नीचे की जो फाइबर्स होते हैं उसमें टेंशन जनरेट करता है, और ऊपर की फाइबर्स में क्या करता है, कंप्रेशन जनरेट करता है। तो जो सादा सीमेंट कंक्रीट है वो तो कंप्रेशन में मजबूत होती है, लेकिन ये टेंशन जो नीचे जोन में टेंशन आ रहा है इसको ये जो है कि बियर नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगी, कंक्रीट फेल हो जाती है। तो इसलिए हम जो है सादी सीमेंट कंक्रीट का उस जगह पर यूज नहीं करते हैं जहाँ पर टेंशन फोर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशंस के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है। इसकी टेंशन जो तनन सामर्थ्य होती है बहुत कम होती है, जीरो मान के चलते हैं डिजाइनिंग में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सीमेंट कंक्रीट के संगठक देख लेते हैं। सीमेंट कंक्रीट के संगठक कौन कौन से होते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट आपका जो जिन मटेरियल से मिलकर बनता है उसको सीमेंट कंक्रीट के संगठक कहते हैं। जैसे आपका हो जाता है सीमेंट हो जाता है बाइंडिंग मटेरियल्स के रूप में, और महीन मिलावा फाइन एग्रीगेट्स, मोटा मिलावा कोर्स एग्रीगेट्स और पानी, इन चार चीज़ों से मिलकर आपका सीमेंट कंक्रीट जो है कि तैयार किया जाता है। ठीक है, सादा सीमेंट कंक्रीट। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट डाल देते हैं। रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है छड़, बार लगा देते हैं। ठीक है, सरिया। तो इसके कारण जो होता है, जो सादा सीमेंट कंक्रीट हो जाती है वो प्रबलित हो जाती है। ठीक है, प्रबलन आ जाता है, उसमें रिइंफोर्समेंट आ जाता है, जिसके कारण उसकी जो टेंशन स्ट्रेंथ होती है, जो तनन सामर्थ्य होती है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम सीमेंट। यहाँ पे बेसिक सी जानकारी ले रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ये ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन
ये बेसिक जानकारी जब हमें पता रहेगी तो हम आरसीसी को आराम से कवर कर लेंगे। तो उसके बाद आता है सीमेंट के बारे में जान लेते हैं। सीमेंट जो होता है आपका लगभग 65% चूना पत्थर और 35% मृतिका जो होती है क्ले को इसके घोल को जो है कि घोड़ी भट्टी में लगभग 1450 डिग्री सेल्सियस पर पकाकर और पकने के बाद जो छोटी छोटी क्लिंकर्स बनती हैं, जो गिट्टियाँ बनती हैं, उनको पीस कर जो है कि सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, यानी 65% हम लेंगे चूना पत्थर, 35% लेंगे मृतिका और इनके घोल को जो है घोड़ी भट्टी में पकाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर आपका होगा 1450 डिग्री सेल्सियस और इसको पकाएंगे तो छोटी छोटी क्या बनेंगी, गिट्टियाँ बनेंगी जिनको क्लिंकर्स कहते हैं। इनको पीस लेंगे तो हमारा सीमेंट बन जाता है। ठीक है, तो सीमेंट किस तरीके से बनता है हमें पता चल गया। सीमेंट को पीसते समय क्या किया जाता है कि इसमें 2 से 3% सीमेंट को जब पीसते हैं क्लिंकर्स को उसके, तो 2 से 3% खड़िया मिट्टी जिसको जिप्सम बोलते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, उसको मंदक के रूप में मिलाया जाता है। उसके बाद कई सीमेंट के ग्रेड हैं जो कि भारत में भी उपलब्ध हैं। जैसे आपका जो है कि 33 ग्रेड है OPC। OPC का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका जो कोड होता है वो होता है 269। फिर 43 ग्रेड की जो OPC होती है, 3 ग्रेड है, कई ग्रेड है लेकिन 3 ग्रेड हमें आप देख लेते हैं। तो इसका जो कोड होता है 8112। 53 ग्रेड होता है OPC, इसका कोड होता है 12269। ये आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये ग्रेड आपको याद होना चाहिए। बाकी ये कोड अभी याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे याद करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम जो है कि यहाँ पे ये ग्रेड 33 ग्रेड OPC और 43 ग्रेड OPC और 53 ग्रेड OPC आपको सिंपली याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रेड आपका संख्या है, जो ग्रेड संख्या है वो इसकी न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य कितना है, जो है कि न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य बियर कर सकता है, उसको ये रिप्रेजेंट करती है न्यूटन पर mm² में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 53 लिखा है तो 53 क्या है, 53 है न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य। उस जो OPC है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसकी न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य को ये प्रदर्शित करता है, इसको न्यूटन पर mm² में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि इस ग्रेड की हम जांच कैसे करते हैं कि इसकी जो संपीड़न सामर्थ्य 53 है, कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सीमेंट और बालू का 1:3 के रेशियो में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर फलक के क्षेत्रफल के घन बनाकर 28 दिन की तराई के बाद इसे भंजित करके इस जो वैल्यू है जो 53 है ये कहाँ से आई है, इस तरीके से हम पता करते हैं। ठीक है, सीमेंट लेते हैं, उसका जो है कि सीमेंट बालू का 1:3 रेशियो का जो है कि मसाला बनाते हैं, उससे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर फलक के क्षेत्रफल का घन बनाकर उसके 28 दिनों तक तराई करते हैं। उसके बाद उसको जो है कि संपीड़न जांच मशीन पर जांच किया जाता है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ आती है, अगर 53 ग्रेड की है तो उसकी स्ट्रेंथ आएगी 53 आ जाएगी। ठीक है, 43। तो सिंपल RCC बहुत ही आसान है। महीन मिलावा फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट जो होता है आपका, इसके रूप में मुख्यतः जो है कि बालू का प्रयोग किया जाता है। इसकी सूक्ष्मता मापांक 2.0 से 3.5 के बीच में होनी चाहिए। तो मेनली फाइन एग्रीगेट्स के बारे में लगभग सभी को पता है, इसलिए ज़्यादा इस पे टॉपिक्स पे कवर नहीं किए जाएंगे। और महीन मिलावा जाता है 4.75 mm तथा इससे कम माप के कणों का भली प्रकार से श्रेणीकृत होना चाहिए। सिंपल है। नेक्स्ट, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट के रूप में कठोर पत्थर जो होते हैं उनकी, जैसे ग्रेनाइट हो जाएगा, बलुआ पत्थर, लैटेराइट, बेसाल्ट, ट्रैप, इसकी गिट्टी जो होती है के आकार में तोड़कर उसका प्रयोग किया जाता है कोर्स एग्रीगेट के रूप में। कोर्स एग्रीगेट जो होता है उसकी साइज़ जो होती है 4.75 mm से बड़ा होना चाहिए। 200 mm तक के माप का प्रयोग किया जाता है कोर्स एग्रीगेट। तो सिंपली कोर्स एग्रीगेट जो होता है इसकी रेंज होती है 4.75 mm से 200 mm तक के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका मिलावे का जो अधिकतम माप, जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसका मैक्सिमम साइज हम कितना ले सकते हैं, अधिकतम माप। तो जो कंक्रीट खंड होता है अवयव की न्यूनतम मोटाई के चौथाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1/4।
1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है कंक्रीट की, तो इसकी जो न्यूनतम खंड है, जैसे ये आपका न्यूनतम खंड है, तो इसकी जो मोटाई होगी, इसकी मोटाई के 1/4, एक चौथाई से जो है कि इसका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक चौथाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका मिलावे का अधिकतम माप। मिलावे का अधिकतम माप जो आपका कोर्स एग्रीगेट होता है, उसका मैक्सिमम साइज कितना हम लेते हैं। तो मैक्सिमम साइज देखिए क्या होता है कि जो कंक्रीट खंड होता है, कोई भी खंड, उसकी जो न्यूनतम मोटाई होती है, सबसे कम जो मोटाई होती है उसकी चौथाई। मान लीजिए सबसे कम मोटाई मेरी 8 mm है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें 8 mm सबसे कम मोटाई है, तो उसकी चौथाई, इसका चौथाई 4 से डिवाइड कर देंगे, देन आ जाएगा 2 mm। तो 2 mm अधिकतम साइज होगी इसकी। कोर्स एग्रीगेट की अधिकतम साइज कितना हो जाएगी, 2 mm। और अधिकतर जो आपके कार्य होते हैं, जो मैक्सिमम वर्क होता है, उसके लिए हम 20 mm इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो 20 mm साइज का एग्रीगेट यूज करते हैं, ठीक है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में अगर बात करी जाए तो 10 mm से 20 mm माप का मिलावा प्रयोग किया जाता है। तो एक एक पॉइंट अपने में इम्पोर्टेंट है, ऑल पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आता है आपका कि जहाँ खंड में कंक्रीट के प्रवाह का कोई प्रतिबंध न हो, वहाँ पर 40 mm या उससे बड़ी साइज की जो कोर्स एग्रीगेट होती है वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे कोई मेरा स्ट्रक्चर है, इसमें ये रीइंफोर्समेंट लगे हुए हैं, बार लगे हुए हैं, ठीक है, ये बार लगे हुए हैं आपका कोई इंस्पेक्टर, तो इसमें अगर प्रवाह होता हो, कंक्रीट हमने इसमें डाला, तो इसमें कंक्रीट डालने पे ये स्वतः जो है अपने आप प्रवाहित हो जाती है, पूरी हर जगह पे कोनों में भर जाती है। तो इसमें हम मैक्सिमम साइज़ जो है कि इस केस में 40 mm या इससे बड़ी साइज़ भी ले सकते हैं, परमिट कर सकते हैं उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर प्रवाह में कोई प्रतिबंध ना हो तो। फिर मिलावा के लिए आपका जो कोड होता है वो आपका होता है 383, इसके अनुरूप जो है कि मिलावा होना चाहिए। पानी की बात करते हैं हम, वाटर, तो वाटर जो होता है आपका, वाटर की बात करते हैं, एक एक पॉइंट्स जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को बात कर लेंगे सिंपली समझने के लिए, ताकि आरसीसी में कोई दिक्कत ना हो। तो कंक्रीट के लिए जो है कि साफ़ पानी जो तेल से, चिकनाहट से, अम्लता, क्षारता, घास फूस, अन्य कार्बनिक अमाकार्बनिक अशुद्धियों से मुक्त हो, ऐसा वाटर जो है कि हम यूज करते हैं। तो इस तरीके का आपका वाटर होना चाहिए, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की कार्बनिक अकार्बनिक अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए, तेल चिकनाहट नहीं होनी चाहिए, अम्लता क्षारता कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और पानी के पीएच की बात करी जाए तो पीएच जो है उसका 6 से कम नहीं होना चाहिए, पीएच मान जो है उसका 6 से कम नहीं होना चाहिए, उस वाटर का हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ जो समुद्र से रिलेटेड है उनको भी देख लेते हैं कि समुद्री पानी में जो होता है हानिकारक लवण होते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता है कंक्रीटिंग के अंतर्गत। समुद्री पानी में कंक्रीट की मिक्सिंग, क्योरिंग, इस सब के लिए रिकमेंड नहीं की जाती है। कंक्रीट की मिक्सिंग के लिए, यानी कंक्रीट को बनाने के लिए और इसकी तराई के लिए जो समुद्री पानी होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें हानिकारक लवण विद्यमान होते हैं, ठीक है। और रासायनिक क्रिया के लिए सीमेंट में इसके बाहर का 25% जल मिलाते हैं और 13% जो वाटर होता है आपका वो वर्ड्स को भरने के लिए, रिक्तियों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। टोटल मिला के 38% जो है वाटर यूज किया जाता है। 25% वाटर यूज किया जाता है किसके लिए, रासायनिक प्रक्रिया के लिए, जिसको कहते हैं जलयोजन क्रिया। जल जब जो होता है सीमेंट के संपर्क में आता है तो उसके बीच एक जलयोजन क्रिया होती है, ठीक है, इसके लिए हम 25% वाटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जल सीमेंट अनुपात, वाटर सीमेंट रेशियो, इम्पोर्टेंट। पिछली क्लास में हम जो है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वाटर सीमेंट रेशियो देखे थे। तो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो आपका सिंपली क्या होता है, एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है जल का भार और बटा में सीमेंट का भार। जल का भार अपने जल में जितना, सीमेंट में जितना जल मिला है, तो उस जल का भार और बटा सीमेंट का जो भार होता है, इसका जो अनुपात होता है उसको वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं, ठीक है।
सिंपली कितने लोग मानते हैं कि किसी भी कंक्रीट में या फिर किसी भी मोर्टार में हम जो है कि ज़्यादा सीमेंट का यूज करेंगे तो देन उसकी स्ट्रेंथ जो होगी, आपकी सामर्थ्य क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट ये कथन जो होता है बिल्कुल असत्य है, इसका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है ना, जल सीमेंट अनुपात, वो उसकी कुटाई पर डिपेंड्स करती है। दो चीज़ों पर डिपेंड्स करती है, जल सीमेंट पर अनुपात पर और उसकी कुटाई कंपैक्शन पर, न कि सीमेंट की मात्रा पर। कि सीमेंट की मात्रा अत्यधिक यूज कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो है अधिक हो गई। ऐसा जो स्टेटमेंट होता है वो गलत होता है। ठीक है, तो साधारण जो कंक्रीट होती है उसके लिए वाटर सीमेंट कितना लेते हैं रेशियो, 0.4 से 0.6 लिया जाता है। इसके बीच में ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखा जाता है साधारण सीमेंट कंक्रीट के लिए, तो 0.4 से 0.6 के बीच में लिया जाता है। एग्ज़ाम, कंपटीटिव एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, और इसको आप जो है कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो कोई भी कंक्रीट होती है, आपने देखा होगा कि हम कहीं कहीं देखे होंगे आपकी M20 लिखा रहता है, एम लिखा रहेगा, उसके बाद 15 लिखा रहेगा, M लिखा रहेगा, 10 लिखा रहेगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कंक्रीट के ग्रेड को। तो यहाँ पे हम अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य को देखने वाले हैं, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। तो जो कंक्रीट होती है उसकी अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य जो होती है वह सामर्थ्य होती है जिसकी न्यूनतम 95% जांच प्रतिदर्श पुष्टि करें, अर्थात केवल 5% तक जांच प्रतिदर्श या सामर्थ्य दर्शाने में विफल रहें, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए हमने किसी कंक्रीट की, ठीक है, सैंपल्स बनाए, कितने सैंपल्स बनाए, मान लीजिए 100 सैंपल्स बनाए। ठीक है, 100 सैंपल्स बनाए। 100 में से जो 95 सैंपल्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ जो है 10 न्यूटन पर mm² प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, जो 95 जो सैंपल हमने जो बनाए, 95 सैंपल 10 न्यूटन पर mm² का सामर्थ्य दर्शा रहे हैं। ठीक है, और जो 5% बच रहे हैं वो जो है कि 10 न्यूटन पर mm² से कम सामर्थ्य दर्शा रहे हैं। तो ये जो 10 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेंथ है इसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहेंगे, अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य कहेंगे, क्योंकि 95% जो सैंपल्स हैं वो सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप जो है कि कंक्रीट की अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य को समझ गए होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो 95% जो होते हैं ना सैंपल, जांच प्रतिदर्श क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं उस वैल्यू की, और केवल 5% ही ऐसे रह जाते हैं सैंपल जो उस वैल्यू की पुष्टि नहीं कर पाते हैं, उसको कहते हैं हम अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य। मान लीजिए हमने 100 ठो बनाया सैंपल, और उस सैंपल की हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर जांच की, तो लगभग 95% जो 95 जो सैंपल्स थे उन्होंने 10 न्यूटन पर mm² का अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया, और 5 जो ऐसे सैंपल थे उन्होंने 10 से कम सामर्थ्य प्रदर्शित करी। तो 95 ने 10 न्यूटन पर mm² अपनी सामर्थ्य प्रदर्शित कर दी, तो उसको हम कहेंगे अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य। तो आई होप आज आप ये समझ चुके होंगे। अब हम कैसे जांच करते हैं अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य की, तो इसके लिए क्या किया जाता है, 150 mm का घन बनाया जाता है, और उसकी जो है कि 28 दिन तक तराई की जाती है, और उसको जांच मशीन पर रखकर परखा जाता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर उसकी जांच की जाती है। ठीक है, तो डायमेंशन याद होना चाहिए आपको, ये बिल्कुल डायमेंशन होता है आपका 150 ओके, 150 और 150 का एक घन बनाया जाता है। उस घन की 28 दिन तक जांच की जाती है, उस कंक्रीट बनाई जाती है, और 28 दिन तक इसकी तराई की जाती है। उसके बाद जो है कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर इसकी जांच की जाती है, और जितनी आपकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आती है उसको नोट किया जाता है। तो फिर आती है कंक्रीट की तनन सामर्थ्य।
टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट जो होता है उसकी तनन सामर्थ्य, जो सादा सीमेंट कंक्रीट होती है उसकी तनन सामर्थ्य बहुत ही कम होती है। यहाँ तक कि डिज़ाइन करते समय जब भी हम डिज़ाइन करेंगे स्ट्रक्चर का, तो उस समय उसकी कंक्रीट की तनन सामर्थ्य होती है उसको शून्य मान दिया जाता है, जीरो मान दिया जाता है, नेग्लिजिबल। तो सीमेंट की जो कंक्रीट तनन सामर्थ्य होती है इसकी संपीड़न सामर्थ्य का 10 से 15% ही होती है। अगर आपकी कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य है 100% है, तो जो टेंशन स्ट्रेंथ होती है तनन सामर्थ्य उसको 10 से 15% ही होती है, जो कि नेग्लिजिबल होती है। मोटे तौर पर कंक्रीट की जो तनन सामर्थ्य होती है संपीड़न सामर्थ्य के आधार पर निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। यानी आपको संपीड़न सामर्थ्य पता है तो कंक्रीट की तनन सामर्थ्य आप इस फार्मूले का यूज़ करके पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा FCR, C से कंक्रीट होता है और R से रैप्चर। रैप्चर में कंक्रीट की सामर्थ्य जो होती है FCR बराबर 0.7 अंडर रूट FCK। FCK आपकी क्या है? कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, जिसको अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा, यही वाली चीज़ है। इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसको हम जो है कि FCK से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी FCK वैल्यू है यहाँ पे, और इसकी भी इकाई हो जाएगी न्यूटन पर mm²। ठीक है, यानी 0.7 गुना होती है क्या, बेंडिंग के अंदर ऐसा लेते हैं हम, बेंडिंग के अंदर, ये बेंडिंग के अंदर ये वैल्यू ली जाती है। और जब भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे किसी एलिमेंट्स की, किसी स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर हम कंक्रीट की जो तनन सामर्थ्य होती है उसको शून्य लेते हैं। ये वाला जो केस होता है इसको बेंडिंग के अंदर लिया जाता है, उसकी सामर्थ्य के अंदर। ठीक है, तो FCK आपका क्या है? कंक्रीट की 28 दिन की अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य। तो ये हो गई आपकी तनन सामर्थ्य। उसके बाद आता है कंक्रीट का ग्रेड। तो ग्रेड क्या होता है? ग्रेड को आपने अक्सर देखा होगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से M5, M7.5, M10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके ग्रेड को प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें जो M अक्षर होता है आपका, ये मिक्स को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? कंक्रीट की मिक्स को प्रदर्शित करता है। और जो उसके आगे लिखा हुआ नंबर होता है, जैसे 5, 7.5, 10, ये जो होता है इसके आगे लिखे जो होता है वो 150 mm माप के घन की 28 दिन की तराई पर अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। जैसे आपने पीछे देखा, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंक्रीट की अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य को यह प्रदर्शित करता है। FCK होता है। क्या होता है ये? FCK से उसको हम डिनोट कर रहे थे अभी, FCK को। तो FCK की ये वैल्यू होती है और ये मिक्स को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये ग्रेड हो जाती है कंक्रीट की। तो सामर्थ्य की इकाई जो होती है न्यूटन पर mm² या kg पर सेंटीमीटर² ली जाती है, यह उसकी इकाई होती है। ठीक है, यहाँ पे। और प्रबलित व पूर्व प्रतिबलित, प्रबलित इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रबलित व पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए क्रमशः M20 और M30 अथवा उससे उच्च ग्रेड की कंक्रीट की प्रयोग की जाती है। ठीक है, यानी प्रबलित कंक्रीट के केस में, ठीक है, RCC के केस में मिनिमम जो ग्रेड होता है उसको हम M20 यूज करते हैं, यानी M20 से कम यूज नहीं करते हैं RCC के अंदर। ठीक है, M15 यूज नहीं करेंगे, M10 यूज नहीं करेंगे, और M7.5 या M5 ये सभी कंक्रीट की ग्रेड यूज नहीं करते हैं RCC के अंदर। और जो पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट होती है आपकी प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट, इसके अंतर्गत M30 से कम की ग्रेड की कंक्रीट नहीं यूज की जाती है, इससे उच्च ग्रेड की कंक्रीट यूज की जाती है। तो क्वेश्चन आपका यह पूछता है, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रबलित कंक्रीट में मिनिमम ग्रेड कितना यूज करते हैं और पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में कितना मिनिमम ग्रेड कंक्रीट जो है कि यूज किया जाता है। तो याद कर लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कुछ देखेंगे हम यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट की किस तरह से जो है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट को डिवाइड किया गया है। तो आपको पता है कि M5 से ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टार्ट होता है। तो M10 जो होता है और M15 और M20, इसको हम कहते हैं तीनों को जनरल जो सामान्य कंक्रीट होती हैं, क्या होती है, नॉर्मल कंक्रीट के अंतर्गत इसको लिया जाता है। और ये M जो होता है आपका मिक्स को प्रदर्शित करता है। और उसके बाद जो 10 है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK को डिनोट करता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई गई है M10, 15, 20। इसकी M20 की
कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, M20 की पूछ देगा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो M20 होती है। इसका M50, इसका M10 होता है, ठीक है, 10 होता है। उसके 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद आती है M20। M20 के बाद क्या आता है, 25 आता है। 25 से लेकर 60 तक की जो ग्रेड होती है उसको मानक कंक्रीट कहा जाता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट कहा जाता है। M20 का जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 25, M30 का 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 35 का 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 40 का 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 45 का 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की। मैंने बताया 95% जो जांच प्रतिदर्श होते हैं उस वैल्यू की पुष्टि करते हैं, और 5% ऐसे प्रतिदर्श होते हैं जांच प्रतिदर्श जो उस वैल्यू को पुष्टि करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे M65। 65 से लेकर 100 तक की जो कंक्रीट होती है उसको उच्च सामर्थ्य ग्रेड की कंक्रीट कहा जाता है, ठीक है, उच्च सामर्थ्य कंक्रीट यानी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इसको बोला जाता है। तो सिंपली आपको याद हो गया यहाँ पे 10 से लेकर 20 तक, 10 से 20 तक सामान्य कंक्रीट, 25 से 60 तक की जो कंक्रीट होती है उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड कंक्रीट, मानक कंक्रीट, और उसके बाद 65 से लेके 100 तक की कंक्रीट को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोला जाता है। कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक क्या होता है, कंक्रीट मिलावे के प्रत्यास्थता गुणों से प्रभावित होता है। कंक्रीट का जो प्रत्यास्थता मापांक होता है कंक्रीट मिलावे के प्रत्यास्थता गुणों से प्रभावित होता है, यानी जो मिलावे होते हैं उनके प्रत्यास्थता मापांकों गुणों से प्रभावित होता है। तो इसको EC से डिनोट करते हैं, कंक्रीट का है तो इसलिए C लिखेंगे, और प्रत्यास्थता मापांक है इसलिए E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनली इसको EC से रिप्रेजेंट करा जाता है 5000 रूट FCK। इसकी भी इकाई जो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो EC बराबर होता है 5000 रूट FCK, 5000 रूट FCK। ओके, तो EC अब की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, EC कंक्रीट की स्थैतिक प्रत्यास्थता मापांक न्यूटन पर mm स्क्वायर। FCK होता है कंक्रीट की 28 दिन की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। FCK हमने पिछले ही देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मंद विरूपण क्रीप क्या होता है, क्रीप जो होता है लंबे समय तक, मान लीजिए एक आपकी ये बीम है, इस पर लोडिंग लगी है और वो लोडिंग लंबे समय तक लगी रही, यानी लोडिंग हटी नहीं, लगी रही, तो क्या होता है कि लगातार भारित रहने पर इसमें मंद विरूपण उपजता है, तथा दीर्घकालिक प्रतिबलों के कारण अवयव में जो विकृति उपजती है उसको कहते हैं मंद विरूपण। क्रीप को यहाँ पे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, क्रीप को यहाँ पे हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए बीम है आपकी, इस बीम पे जो है कि लोड आती है तो इसके अंदर क्या आता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है। क्या आता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है। और ये लोड बना रहा है, लंबे समय तक बना रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, और डिफ्लेक्शन होता जाता है, ठीक है, विकृति बढ़ती जाती है, तो उसको हम क्रीप कहते हैं, ठीक है। लंबे समय तक लगातार भारित होने के कारण इसमें जो मंद विरूपण होता है उसको विकृति कहते हैं, क्रीप कहते हैं। फिर उसके बाद आता है भारित काल, यानी कितना मंद विरूपण गुणांक होता है, क्रीप कोफिशिएंट, उसको हम कितनी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर, 7 दिन के लिए हम जो वैल्यू लेते हैं 2.2 लेते हैं मंद विरूपण गुणांक की, यानी क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू 2.2 लेते हैं। 28 दिन पे जो है कि 1.6 लेते हैं, और 1 वर्ष के लिए 1.1 लेते हैं। तो सिंपली आपको ये याद कर लेना है और देख लें यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कीजिए। जो क्रीप कोफिशिएंट है की वैल्यू है क्या हो रही है, घट रही है, 2.2, 1.6, 1.1, ठीक है, वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। दिन बढ़ने पे, टाइम बीतने पे वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो 2.2, 1.6, 1.1, 2.2, 1.6, 1.1, 2.2, 1.6, 1.1, 7 दिन पे 2.2, 28 दिन पे 1.6, 1 वर्ष के लिए और 1.1, ठीक है। उसके बाद आता है कि कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक जो होती है उस पर विरूपण का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रत्यास्थता मापांक आपकी EC होती है, इस पर विरूपण का, क्रीप का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो 5000 रूट FCK, क्रीप के पदों में अगर फार्मूला देखी जाए कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक EC की, तो 5000 रूट FCK, इसके बटा में आ जाता है 1 प्लस थीटा। थीटा जो होता है आपका क्रीप कोफिशिएंट है, जो अभी आपने देखा 2.2, 1.6 एंड 1.1। तो ये होता है थीटा, मंद विरूपण गुणांक, क्रीप कोफिशिएंट, ठीक है। तो 5000 रूट FCK अपन 1 प्लस थीटा,
तो अगर नीचे आपका 1 + θ है, यानी 1 कुछ जोड़ दे इसमें, मान लो 1.1 जोड़ देते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। और जब ऊपर वाली हम संख्या में 1 से ज़्यादा है तो भाग करेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगा, मान घट जाएगा। ठीक है, तो इसी का मान फाइनली क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी प्रत्यस्तता मापांक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार।